देखिए बच्चों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर, है ना, वो है काइनेमेटिक्स वन। काइनेमेटिक्स वन वैसे तो वन डिमेंशनल मोशन भी होता है, ठीक है, और टू डिमेंशनल मोशन काइनेमेटिक्स हम टू बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन है। एक एक करके हम चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपको ये काइनेमेटिक्स क्यों लिखा हुआ है, ये समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें, एक बार हम एक चीज़ चेक कर लें। स्ट्रेट लाइन वाला चीज़, रुक जाइए। हाँ ठीक है। देखो, एक चीज़ आप पहले देखो कि होता कैसे है चीज़ें, ठीक है। तो पहले होता है मैकेनिक्स, ठीक है। इस मैकेनिक्स जो एक पूरा ब्रांच है, उस मैकेनिक्स ब्रांच में दो चीज़ आते हैं। एक होता है डायनामिक्स और एक होता है स्टैटिक्स। समझ में आ रहा है क्या? डायनामिक्स मतलब मोशन रिलेटेड कुछ, जहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ मूवमेंट हो रहा है। और एक होता है स्टैटिक्स, जहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है। अभी आप क्लास 11th में हो तो क्लास 10th में आपने कहीं ना कहीं ये टर्म तो सुना ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे ही फ्लूइड डायनामिक्स आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स आपने सुना होगा। तो वैसे तो टर्म ये है डायनामिक्स और स्टैटिक्स, ठीक। अब ये डायनामिक्स के अंडर दो चीज़ें आते हैं, ठीक। एक हो जाता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स, ध्यान से समझिएगा। काइनेमैटिक्स और क्या होता है बेटा? काइनेटिक्स। समझ में आ गया? देखो, अब आप पूछोगे कि फिर काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स का मतलब भैया बता दीजिए। हम बता देंगे, बिल्कुल। सुनो, काइनेमेटिक्स जो होता है ना बेटा, वो होता है जो मोशन, मतलब देखो, ये हो गया मोशन एक तरह का, कि यहाँ मोशन का स्टडी, ठीक है। मोशन रिलेटेड स्टडी आप लिख सकते हो, मोशन का स्टडी तो नहीं। मोशन जहाँ है, ठीक है, शॉर्ट में आप मतलब दिमाग में रखो, जहाँ मोशन है वहाँ, और यहाँ पर जहाँ मोशन नहीं है, ठीक है, जहाँ मोशन नहीं है। अच्छा अच्छा, ये दो टर्म से तो आप मतलब वाकिफ़ होंगे कि मोशन और रेस्ट, ठीक है, इस सब से तो आप जानते होंगे ना। हाँ, तो ये काइनेमेटिक्स मतलब जहाँ पर उस मोशन की नेचर को स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है, मोशन की नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर उस मोशन को ही हम स्टडी कर रहे हैं अगर हम बोलें, ठीक है, तो काइनेमैटिक्स हम बोलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ द मोशन इटसेल्फ, ऐसा, ठीक है। और काइनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन करवा कौन रहा है, उस कॉज को हम स्टडी करते हैं, जो हम बाद में जाके हमको ऐसा मालूम पड़ेगा कि भाई साहब, ये जो कॉज है मोशन का, वो होता है फोर्स। वो क्या होता है? फोर्स होता है। बढ़िया, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें क्या? चलिए। या फिर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ फोर्स को स्टडी करना, ये भी हम बोल सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी फोर्स सीन पे नहीं आया है तो इसको ना लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अभी हम काइनेमेटिक्स वन पढ़ रहे हैं ना,
मतलब हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं। 1D मोशन आपको पता है 1D मोशन क्या होता है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट को हम 1D मोशन कहेंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन पे कोई मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये 1D है, 1 डिमेंशनल हो गया। 2 डिमेंशनल मतलब ये, मतलब ऊपर नीचे भी आ जाए, है ना, ऊपर नीचे भी आ जाए तो हम उसको 2D बोलेंगे, ठीक है, 2 डिमेंशन। और 3 डिमेंशन मतलब एक स्पेस में वो मूव कर रहे हैं, तो हम उसको 3 डिमेंशन कहेंगे। तो वही हम 1 डिमेंशनल मोशन को लेके बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जिनको पता है उनके लिए तो वीडियो नहीं बना रहे हैं, जिनको एकदम पहली पहली पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक वीडियो है, ये वीडियो है। इसलिए हम कुछ कॉमन चीज़ें जो होते हैं, जो जनरली जिनको पता होता है वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा स्किप कर लो, ठीक है। कि मोशन, रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, इन पे थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। ये टर्म आया क्यों? मोशन, सॉरी मैं यहाँ पर मोशन ही लिख दिए, रेस्ट लिखना था, ठीक है। देखो, मोशन क्या होता है? जहाँ पर मूवमेंट है, चेंज ऑफ पोजीशन है, ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन ना भी हो, मूवमेंट है, ठीक है, तो वो मोशन कहलाता है, ठीक। टाइम के साथ अगर कोई अपना पोजीशन चेंज करता है, अब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो वो मोशन है। तो अगर हम बात कहें कि ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट पहले ए में था, फिर घूम के अगर ए में आ जाए तो क्या वो मोशन नहीं हुआ? क्योंकि पोजीशन तो उसका सेम रहा, लेकिन टाइम के साथ कहीं ना कहीं तो उसका चेंज हुआ था, तो नहीं, ये मोशन है, ठीक है। लेकिन आप किस पॉइंट में आप देख रहे हो टाइम के, उस हिसाब से ये मोशन है। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज ए पॉइंट से ये बी पॉइंट में गया था, कभी ना कभी तो गया था, उसके बाद तो बैक किया होगा, तो उसको जाने में 2 मिनट लगा, ठीक है। और एक यहाँ पर बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, और यहाँ पर एक बंदा है, दूसरा वाला, यहाँ पर एक बंदा है, नंबर 1 बंदा है, ये नंबर 2 बंदा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अब ये नंबर 2 बंदा जो है, उसका आपने ऐसे पट्टी बांध दिया है, उसको कुछ नहीं दिख रहा अभी, ठीक है, उसको बस ये पता है, ठीक है, ये पट्टी हमने बांधा है, ठीक है, ऐसा आप सोच लो, ठीक है। ये क्या है? ये पट्टी है, जो हमने क्या किया है, बांधा है, ठीक है। अब हो गया, ये पट्टी है, टट्टी नहीं है, पट्टी है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये दूसरा वाला बंदा है, ये फर्स्ट बंदा है, ठीक। अब ये देख रहा है ए को बी तक जाते हुए, तो इसके लिए सिर्फ 2 मिनट तक वो यहाँ भी था, 2 मिनट में बीच में कहीं यहाँ भी था, यहाँ भी था, और बी में भी था, बी से यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, फिर यहाँ भी आया, टोटल 4 मिनट हुआ ना। 2 मिनट जाने में, 2 मिनट आने में 4 मिनट। तो ऐसे करते हैं कि इस जो हमने आंखों को बांध दिया है, इस बंदे को 2 मिनट बाद खोलेंगे अगर आंखें, ये तो पूरा पूरा देख रहा है, लेकिन इसको हम आधा अधूरा दिखा रहे हैं, तो इसको 2 मिनट बाद खोलेंगे अगर आंखें, तो ये तो एकदम
चौंक जाएगा कि भाई साहब ए से अचानक से ये बी में आ गया। तो ये फर्स्ट वाला बंदा ही बोलेगा हाँ मोशन तो है, क्योंकि फर्स्ट वाला बंदा देख रहा है एकदम सेकंड में कि हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, फिर 120 सेकंड बाद, 2 मिनट है ना भाई, तो 120 सेकंड बाद पहुंच गया बी में। तो बीच का रास्ते में भी मोशन था, वो भी फर्स्ट वाले बंदे को दिखा, और पोजीशन भी चेंज हुआ, बी तक पहुंचा 2 मिनट बाद, तब भी पोजीशन भी चेंज हुआ है 2 मिनट बाद, तो ठीक है। सेकंड वाला बंदा जब 2 मिनट बाद हम उसका जो पट्टा है जो हमने बांध दिया उसको वो खोल रहा है, तब भी उसको लग रहा है कि हाँ मोशन तो हुआ होगा, क्योंकि 2 मिनट बाद ही सही, लेकिन ए पोजीशन में जो पॉइंट था वो बी पोजीशन में पहुंच गया है, तो मोशन तो हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। तीसरा वाला बंदे को हम लेके आते हैं, कहीं से पकड़ के किडनैप करके लेके आते हैं, उस पर भी पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी पट्टी ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। अरे अंदर आंख है ना, पट्टी तो बाहर बंधा हुआ है, ये भी क्या है, पट्टी है। और इस बंदे को हम 4 मिनट बाद खोलें, अगर 4 मिनट बाद खोलें अगर, उसको तो लगेगा कि भाई ए में था 4 मिनट पहले और ए में ही है 4 मिनट बाद, तो कहाँ हुआ मोशन। फिर एक और दो उसको समझा रहे हैं, नहीं बी में गया था भाई, ठीक है बी में गया था। तो तीसरा वाला बंदा मान ही नहीं मान रहा है कि हम कैसे माने, हमारा तो पट्टी बंधा हुआ था, ठीक है। आप बोल रहे हो हम तो नहीं देखे ना, तो हमारे हिसाब से तो ए में था और ए में ही है, तो ये वाला बंदा बोलेगा कि नहीं रेस्ट है, मोशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अगर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर टाइम के हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से, ये तब भी तो हम ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहे हैं, मतलब आप कब देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तब से आपका टाइम, आपके पास जो अलग एक होता है स्टॉप वॉच, वो स्टॉप वॉच आपके देखने के बाद शुरू होता है, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, है ना। तो तीसरे वाले बंदे ने जब पट्टी उसको आंख से खोला गया, तब उसने अपना मेंटल जो स्टॉप वॉच है वो शुरू किया। तो जब स्टॉप वॉच शुरू किया उसने अपना, तब तो ए में है और ए में ही है, ए में था और ए में ही है, तो उसके लिए तो रेस्ट में है। लेकिन फर्स्ट वाले बंदे ने तो पहले से देख रहा है, वो उसका तो एकदम वो जा रहा है आ रहा है सब उसको दिख रहा है। और सेकंड वाले बंदे ने जो देखा वो सिर्फ 2 मिनट बाद ही देखा, पहले वो ए में था, फिर 2 मिनट बाद बी में पहुंच गया अचानक से, ठीक है। तो ठीक है उसने शायद अपना एक्चुअल मोशन या फिर प्रोसेस नहीं देखा हो, लेकिन ये तो उसका कंफर्म है उसके लिए कि भाई साहब अगर ए में था और बी में अचानक से तो नहीं पहुंचा होगा, मोशन तो बिल्कुल हुआ होगा, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम 2 मिनट भले ही हो, ठीक है। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है सब कुछ, सामने आ रहा है क्या। अच्छा, तो बोलोगे सर कि रेस्ट और मोशन, आपने डेफिनेशन तो समझ लिया होगा कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहां पर नो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, समझ में आ गया। बार बार विद रिस्पेक्ट टू मत यूज करो, इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देना है। चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऐसा करो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोलना है, बोल सकते हो मत बोलो, सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। लिखना भी तो है तुम लोगों को, एग्जाम भी तो देना है, पेपर भी तो करना है, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे भैया अगर ऐसा है तो केस तो गड़बड़ है कि मोशन, हमारा एक दोस्त बोल सकता है रेस्ट में है और हम बोल सकते हैं मोशन में है, तो उस पार्टिकल में है क्या, मोशन है कि रेस्ट है। फिर एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट फिर कैसे बोलें, कुछ तो डिफाइंड रहना चाहिए ना, नहीं है डिफाइंड, यही बात है। मैं और ज़्यादा सस्पेंस नहीं करना चाहता, एब्सोल्यूट बोल के कुछ होता ही नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन बोल के कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में जब आप ये काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ, फोर्स तो एब्सोल्यूट है,
ठीक है, फोर्स रहे मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सोल्यूट, ठीक है, वो कहीं कोई भी रेफरेंस फ्रेम आप चेंज कर लो कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, मोशन की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, सब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। हाँ, हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अभी आइंस्टीनियन फिजिक्स की अगर बात करें तब थोड़ा एक सर्टन पॉइंट के बाद से गड़बड़ होता है, लाइट के स्पीड के नज़दीक या फिर उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, नज़दीक। तो हम तब की नहीं बात करेंगे, हम नॉर्मल सिनेरियो में बात करेंगे जो न्यूटोनियन फिजिक्स है। वहाँ पर एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है। और ये रिलेटिव मोशन वाला भी आइंस्टाइन का ही मतलब है, तो छोड़ो वो सब, तो सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है, सब कुछ क्या है, रिलेटिव है। अगर सपोज एक दोस्त है आपका, अभी स्टोरी है, स्टोरी सुनो, ठीक है, फील आना चाहिए, तो स्टोरी सुनो। क्या है, अगर आपका एक दोस्त है और आप हैं और एक तीसरा दोस्त है, ठीक है, तीसरा दोस्त है, क्या कर रहे हो आप लोग, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, यू, ठीक है, ये आपका दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड नंबर 1, ठीक है, और आप दोनों अभी के लिए फ्रेंड नंबर 3 को बाद में लाते हैं, आप दोनों क्या कर रहे हो, ये यूनिसाइकिल होता है ना, एक पहिए वाला, हाँ, तो वो चला के आप जा रहे हो, ठीक है, और ये भाई साहब रास्ता है, ठीक है, और रास्ता पे आप चले के जा रहे हो, और आप दोनों का जो स्पीड है ना वो सेम है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। तो तीसरा एक फ्रेंड है, वो बेचारा अभी सीखा है यूनिसाइकिल कैसे चलाते हैं, ठीक है, तो वो पीछे छूट गया आपसे, ठीक है, ये फ्रेंड नंबर 2 है, 2 है, ठीक है, आप चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, बहुत स्पीड में चला रहे हो आप, और आपका दोस्त भी एकदम माहिर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में वो भी चला रहा है, ठीक है, खाली रास्ता है, चिंता मत करो। तो आप लोग ऐसे चला रहे हो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, दोस्त आपका बेचारा 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड में चला नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वो चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे, मतलब ये तो अभी स्पीड के बारे में नहीं बात करना चाहिए, लेकिन रिलेटिव चीज़ को आपको समझाने के लिए थोड़ा बाद का नॉलेज अभी देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चौथा दोस्त भी है आपके पास, अरे चौथा कहाँ से आ गया, हाँ ये दूसरा दोस्त है, तीसरा दोस्त, फ्रेंड नंबर 3, आपके हिसाब से तो 3 फ्रेंड है, टोटल 4 है ना, तो आपका तीसरा दोस्त, देखो सब कुछ रिलेटिव है, टोटल 4 लोग हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, उसके हिसाब से आप शायद 1 नंबर पे हो, या फिर आप लास्ट में हो हो सकता है ना। तो हाँ, तो इसके इसके पास क्यों है भाई, एक पहिया क्यों है इसके पास, ये तो बैठा है, ठीक है। तो ये आपका जो दोस्त है, ये भाई बाहर से देख रहा है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, सर्कस बाजी का, ठीक है, इसको यूनिसाइकिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ये बाहर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है बाहर, और ये खड़ा हुआ है बिल्कुल एकदम शांत, कहीं हिलडुल नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर ये मतलब आप जो देख रहे हो ना कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, वो 1 मीटर पर सेकंड, ये इसके रेफरेंस फ्रेम में है, ठीक है। अब थोड़ा एक दूसरे पे आ जाते हैं कि एक दूसरा कौन किसको कैसे देख रहा है, ठीक है। आप बाकी के दुनिया, यहाँ बाकी की दुनिया है आपके जो तीसरा मित्र, बाकी का दुनिया और तीसरा मित्र सेम फ्रेम में है, तो बाकी का दुनिया और तीसरा मित्र सेम है। तो आपके आपके लिए तीसरा जो मित्र है, ये एक्चुअली में मोशन में है, आप रेस्ट पे हो, ऑलवेज क्या होता है ना,
जो ऑब्जर्वर है वो अपने आप को रेस्ट में सोचता है, ठीक है, और बाकी के सब कुछ उस रेस्ट फ्रेम, वो नया वाला जो रेस्ट फ्रेम है आपके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। तो इस वजह से आपके लिए बाकी का दुनिया 10 मीटर पर सेकेंड से सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि उल्टा डायरेक्शन हो जाता है। डायरेक्शन जो होता है ना, वेक्टर के लिए डायरेक्शन पलट जाता है। तो ये उल्टा दिशा में 10 मीटर पर सेकंड लग रहेगा आपको लगेगा, ठीक है। आपको ये वाला मित्र आपको कैसे लगेगा, आप भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये लगेगा कि तो ये मोशन में आ गया, ये आपको लगेगा कि ये रेस्ट पे है, और इस पे क्या लगेगा, देखो ये ग्राउंड पे भी है और इसका खुद का मोशन भी है, तो मतलब ये पीछे की तरफ 9 मीटर पर सेकंड में लगेगा, आपको पीछे जा रहा है। समझ में आ गया, मतलब आप इसको पीछे छोड़ते जा रहे हो, ठीक। ये आपके हिसाब से हो गया, ये भी मोशन में है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए लगेगा कि आप इसके लिए लगेगा कि आप 9 मीटर पर सेकंड में आगे जा रहे हो, ठीक है। अगर आपके लिए 9 मीटर सेकंड पीछे जा रहा है तो इसके लिए वही होगा, उल्टा डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड आगे जा रहे हैं। ये भी भाई साहब वही, और इनके लिए लगेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से नहीं, 1 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, ठीक। समझ में आ गया। तो सब कुछ ही होता है रिलेटिव। देखिए आपके लिए पहला मित्र हो गया भाई साहब रेस्ट में, भले ही वो मोशन में है लेकिन रेस्ट में है आपके लिए। समझ में आ गया, भले ही वो मोशन में है एक्चुअली, वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। तो ये तो ग्राउंड में एकदम खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तब भी ये मोशन में आ गया आपके रिस्पेक्ट में। तो सब कुछ होता है रिलेटिव, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। आपको आया समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, चलो। हाँ तो अब कहाँ, रेफरेंस फ्रेम को लेके थोड़ा बात हम कर लेते हैं कि अर्थ एज ए रेफरेंस अगर हम बात करें, क्योंकि हम अर्थ में खड़े हैं, तो अर्थ एज ए रेफरेंस अगर हम बात करें तो फिर आ, वो ग्राउंड फ्रेम भी कहलाता है। समझे, समझे बात को, ठीक। हाँ तो थोड़ा बीच से कट गया कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो हमने कहाँ छोड़ा था वो थोड़ा आपको दिखाएं। हमने यहाँ आपको एक आइडिया दिया था कि भाई साहब क्या होता है, एब्सोल्यूट बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट बोल के कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, ऐसा हमने आपको कहा था, ठीक। अगर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ें तो हम आपको थोड़ा एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आगे के लिए जितने भी चीज़ें हैं, हाँ जी, और एक चीज़ है जो हम भूल रहे थे, वो है वेक्टर। ये मतलब वैसे तो मैथ के चीज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं, किसी मतलब ज़रूरत है थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए, तो इसलिए, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, फिजिक्स के हिसाब से जब कराते हैं ना कुछ चीज़ें छूट जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मतलब डाउट्स होते हैं जो फिजिक्स के टीचर नहीं बता पाते, ठीक है। तो इस वजह से ये सब जो चीज़ें हैं ना, वेक्टर, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री तो ऑब्वियसली मैथ का चीज़ है, लॉगरिथम मैथ का है, कैलकुलस, ठीक है, ये भी फिजिक्स के टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और ये रहा जियोमेट्री। तो ये बेसिक मैथ में ये, और ये वेक्टर, ठीक है, बेसिक मैथ में चलो कैलकुलस नहीं भी आए तो कैलकुलस और वेक्टर अलग से, और बेसिक मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम और जियोमेट्री। जियोमेट्री में जितने सब चीज़ें हैं, ट्राइंगल्स, ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंट वगैरह, सिमिलर ट्राइंगल्स,
जितने भी जियोमेट्री में आपका चीज़ें आते हैं, ठीक है, एंगल्स वगैरह, ठीक है, एक वो था ना, यहाँ कितने एंगल आउटर में रहेंगे और इनर में रहेंगे, ठीक है, इसके फॉर्मूलाज जो होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ आपको जो एकदम रहना चाहिए, नंबर थियरी तो चलो नहीं चाहिए, लेकिन सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज कभी कभी लग जाता है, ठीक है, सीरीज सीक्वेंस या फिर जो भी बोलते हैं, ये एकदम साइड लाइन में थोड़ा सा मतलब लग सकता है, ठीक है, जब आप ट्वेल्थ के सिलेबस में जाएंगे, सर्किट्स वगैरह ये सब करेंगे, ठीक है, तब एक तरह के क्वेश्चन में ये लगेगा। तब तक आप सीक्वेंस एंड सीरीज एकदम पढ़ ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये सब चीज़ें आपको करना है अभी, ठीक है, ये मस्ट है एकदम, और ये एकदम ही मस्ट है, ठीक। तो पहले आप ये एकदम करके आइए, ठीक है, मैं आपको बताऊं तो ये एकदम करके वीडियो के अभी से आप शुरू कीजिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो अब बंद कर दो अभी, ठीक है, आप ये सब करके आओ, ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया भी अगर आप लेके आते हो तो भी सही है, ठीक। कंप्लीट नहीं करना है, एकदम कंप्लीट जो जितना सिलेबस में उतना नहीं, जब जस्ट वो जितना रिक्वायरमेंट है अभी फिजिक्स के लिए उतना, ठीक है। आगे बढ़ें अगर, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बता देना है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, वो है पोजीशन। तो पोजीशन आप बोलोगे, पोजीशन तो पोजीशन होता है, एक जगह है, तो बताना कैसे है, तो बताना है वेक्टर का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, समझे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया क्या। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, आपको बताएं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। देखिए, इसके लिए मुझे आपको कोऑर्डिनेट समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड। देखिए, ग्राफ में ही हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अरे यार, हाँ, तो ये थोड़ा वेक्टर का नॉलेज है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक। अब देखो, सपोज यहाँ कोई पोजीशन हम ले रहे हैं, पार्टिकल हम पकड़ रहे हैं कि ये पार्टिकल P1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ एकदम लाइन ज्वाइन करें, क्या है ये, 0,0,0 है, क्या है, ओरिजिन है ये। इसको आप एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस, इसको आप जेड एक्सिस ले लो, समझे। अगर आप ऐसा लेते हो तो ये जो लाइन हुआ आपके पास ओरिजिन से, ठीक है, ये पतली कैसे हो गया यार, येलो से करें, ऑरेंज से करते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ये हुआ ओरिजिन से, ठीक है, दिस इज योर, यही वेक्टर जो कहलाएगा, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो कहाँ से होना चाहिए बेटा, ओरिजिन से होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, ओरिजिन से होना चाहिए, ठीक। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, जिसको हम P2 बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ओरिजिन से फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर R1 से डिनोट किया जाता है, और ये पोजीशन वेक्टर R2, समझे।
R1 के रिस्पेक्ट में R2 का जो रिलेटिव पोजीशन है वो हो गया R2 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू R1, दिस, समझे? तो ये दोनों जो हो गए, ये और ये वाला, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, और ये है रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, ठीक है, मतलब रिलेटिव पोजीशन ये वेक्टर दिखलाता है। समझ में आ गया क्या? अब पोजीशन हो गए, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन तो यही से डिनोट होगा, है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ें, ये लिख लो आप, ठीक है। और मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ होगा एसआई यूनिट में, इतने बेसिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एसआई यूनिट में मीटर यूज़ हो जाता है, ठीक है, सीजीएस में सेंटीमीटर यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये सब एक बार बोल दिया मैं, मतलब आपको दिमाग में रखना है कि यूनिट्स क्या होते हैं, ये एक बार दिखा दिया, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तब मीटर पर सेकंड आप वेलोसिटी के लिए ले लोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे, ठीक है। हाँ, डायमेंशन तो भाई यूनिट डायमेंशन में देखेंगे, ठीक है, डायमेंशन यहाँ नहीं होगा, ठीक है, एक ही बार में डायमेंशन ख़त्म करेंगे, बार बार नहीं, ठीक है, वहीं लगता है वहीं यूज़ होगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये दो चीज़ों में, ठीक। डिस्प्लेसमेंट देखो, इसी के साथ हम डिस्टेंस भी बोलेंगे, एंड डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सपोज मैं आपको ऐसे बताऊं, सपोज एक ऐसा पहाड़ है, ठीक है, ये ऐसा पहाड़ है कुछ, ठीक, तो ये अपना माउंटेन का टॉप है, ठीक है, ऐसा ही पहाड़, और इसमें आप कैसे जा रहे हो, जैसे रास्ता होगा वैसे जा रहे हो आप, ठीक है, ऐसे रास्ता है और ऐसे करके आप टॉप तक पहुंच गए, ठीक, ये आपने टॉप तक पहुंच गया आप, ठीक, और यहाँ पर जाके आपने झंडा गाड़ दिया अपना, ठीक है, लेकिन कोई आपको फिर से वैसे देख रहा है कि आप पोजीशन ए पे थे और पोजीशन बी पे गए हो, है ना, पोजीशन ए पे थे और पोजीशन बी पे गए हो, तो फिर इन दो पॉइंट्स को डायरेक्टली अगर हम कनेक्ट करें, ऐसे सोचा जाए कि डायरेक्टली अगर कोई रास्ता होता तो वो ऐसे होता, है ना, ऐसे होता ना, तो आपने तो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, और ये मेहनत जो आपने किया है, टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल मेहनत जो आपने किया है टोटल डिस्टेंस कवर करने में आपने किया है, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बोलें, तो वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, ये बेसिक पार्ट। अब देखो, ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्शन है, क्योंकि ये शुरू, ऐसा हम बोल रहे हैं ना कि ये शुरू हो रहा है स्टार्टिंग में और एंड एकदम जाके फाइनल पॉइंट में हो रहा है, तो इसका ऑब्वियसली इस तरफ एक दिशा हम दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिशा है क्या? यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं है। ये कहीं शायद गाड़ी खराब हो गया है
तो यहाँ से यू टर्न मार के फिर से यहाँ भी जाना पड़ सकता है ना। तो इतना कॉम्प्लिकेट डायग्राम नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस का इसलिए नो डायरेक्शन, कोई फिक्स्ड, नो फिक्स्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो होगा लेकिन कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक क्या है बेटा, फिक्स्ड डायरेक्शन है, फिक्स्ड डायरेक्शन है। इस वजह से, इसी वजह से, यही वजह है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। इसका बस गुना ये हो गया कि भाई ये कहीं कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, इसलिए ये स्केलर हो गया। और ये एक ही दिशा में चलता जाता है और एक ही दिशा में पॉइंट करता है शुरू से लेके फाइनल तक, तो इस वजह से ये वेक्टर हो गया। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो कुछ सिनेरियो हम देखते हैं। हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम किस तरह की मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो नहीं करते हैं, 1D मोशन की बात कर रहे हैं, सही है, लेकिन बेसिक पे बात कर रहे हैं ना अभी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इस वजह से जिसका मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, पहली बात तो ये, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगा, कोई एक दिशा भी होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये शॉर्टेस्ट है, नाम में ही मतलब डेफिनेशन में ही, ठीक, शॉर्टेस्ट है, ठीक। अब यहां देखो पॉइंट देखो, ठीक, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब तक तो लग रहा है हाँ सही बात है, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होने के एक पॉइंट हो गया, और डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, जो टोटल पाथ ट्रेवल है तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। नहीं भाई, इक्वल टू भी तो हो सकता है। तुम बोलोगे भैया कैसे, इक्वल टू कैसे, अरे खजूर हो क्या। देखो अगर हम 1D मोशन की बात करें, मतलब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता जा रहा है, कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं हो रहा, 1D है ना, अरे 1D है ना, है। तो सुनो, यहाँ चीते की चाल नहीं चल रहा है, यहाँ चींटी की चाल चलना है, 1D मोशन है। तो देखो, तो एक ही लाइन पे वो मूव कर रहा है, अरे सुनो रे भाई, एक ही लाइन पे मूव कर रहा है, अरे यार, एक ही लाइन पे मूव कर रहा है। तो ये ए से शुरू हुआ, बी पे जाके खत्म हुआ, है ना, कहीं आगे पीछे दाएं बाएं तो नहीं हो रहा। तो यही डिस्टेंस हो गया, रियल डिस्टेंस, रियल पाथ जो ट्रैवल कर रहा था। और यही फाइनल, और सॉरी यही स्टार्टिंग और यही फाइनल, मतलब यही मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से यही डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। मैग्नीट्यूड को हम सपोज ए कोई वेक्टर है, ये तो आप बेसिक मैथ में पढ़ोगे, लेकिन ठीक है, ए कोई वेक्टर है सपोज, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे दो स्ट्रेट लाइन से, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से हम बोलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ, एक बात यहाँ पर
ध्यान देने वाला है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम जरूर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास अभी भी वो डायरेक्शनल फैक्टर जो है ना वो अभी भी है कि ए से लेके बी तक वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के पास ही हो सकता है। डिस्टेंस के पास ये नहीं बोल सकते वो कि ए से लेके बी तक ही, क्योंकि डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद कहीं ए से लेके यहाँ पर गया, फिर थोड़ा सा सपोज, अरे यार थोड़ा सा सपोज पीछे आ गया, ठीक है, फिर से आगे गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो तुम बोलोगे फिर यहाँ इक्वल कैसे हो गया, अरे वो वाला फैक्ट, वो वाला जो कंडीशन है वो नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए ना ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर भी तो हो सकता है। तो इस वजह से 1D में भी ग्रेटर हो सकता है, ऐसा मत सोच लेना कि भाई 1D में सिर्फ इक्वल टू ही होता है, आगे पीछे तो आ सकता है ना, आगे पीछे तो जा सकता है, आगे गया थोड़ा सा पीछे गया, टोटल डिस्टेंस में पीछे वाला जो डिस्टेंस है वो ऐड हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट में जाके बी में ही उसको रुकना है, तो ए से लेके बी तक का जो मैग्नीट्यूड है लेंथ का वही लेना है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में कुछ फ़र्क हुआ नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वो पीछे जाने वाला जो लेंथ है वो ऐड हो गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज छोटा होगा डिस्टेंस से, या फिर इक्वल हो सकता है अगर वो पीछे नहीं आता है तो, ठीक है, खत्म बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नन्हे मुन्ने बच्चे, मुझे एक बात बताओ कि अगर, ठीक है, अगर ए में था, गया बी में, फिर वापस आ गया ए में, ठीक है, ए से बी, फिर बी से फिर वापस ए, जब ए में है वो फिर से ए में आया, ए में ए से गया और फिर ए में आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बच्चे बोलो, ज़ीरो होगा, बिल्कुल सही, 0 मीटर, 0 मीटर, और मीटर तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक नल वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर है, डायरेक्शन भी कुछ होगा, लेकिन वो डायरेक्शन का कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, नल वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए फाइन स्टार्टिंग पॉइंट और ए ही एंड है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस तो हुआ ना, बी तक गया, फिर जो डिस्टेंस हुआ फिर डबल, मतलब अगर ये कुछ एल डिस्टेंस होगा, और तो जो डिस्टेंस होगा वो 2L है, 2L मीटर, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड, समझे, वेलोसिटी और स्पीड, देखो मूवी नहीं है बेटा, अगर क्लास कर रहे हो तो लिखना भी है, ठीक है, लिखोगे, चलो वेलोसिटी और स्पीड, देखो पहले तो डेफिनेशन क्लियर करो कि डेफिनेशन क्या है दोनों का, ये क्या है स्पीड और ये, तो ये है चेंज ऑफ, ऐसे नहीं लिखेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
समझ में आया? और ये वही है बस डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये फिर से डिस्प्लेसमेंट इसके साथ ताल्लुक रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा, स्केलर। मतलब इसके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो एवरेज का कॉन्सेप्ट और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक ही बार में बोलेंगे, अलग अलग नहीं करना है। एवरेज आपको दिमाग में रखना है, ये लॉन्गर पीरियड और इंटरवल्स के लिए, लॉन्गर इंटरवल्स के लिए, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस, एकदम मतलब इंस्टेंट, अगर आप समझ पाए क्या बोलना चाहता हूँ मैं, इंस्टेंट कुछ, मतलब कैसे बताएं आपको ये, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। इंटरवल तो नहीं बोल सकते, इंटरवल मतलब, इंटरवल का मतलब ही है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है, ठीक है। तो एकदम एकदम कम, कुछ मतलब मिली सेकेंड से भी मिली सेकेंड जितना, मतलब आप इन्फाइनिटिसिमली स्मॉल कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और ये एकदम लॉन्गर इंटरवल्स के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ आप क्या करोगे कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल इंटरवल्स, टोटल टाइम, ठीक है। और यहाँ आप क्या करोगे, कम टाइम है तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो भी कम ही होगा, तो एकदम डी, डी मतलब छोटा इंटरवल, ठीक है। ये होता है डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है बड़ा चेंज, और डी से रिप्रेजेंट होता है छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज, ठीक है। इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है, होता है डी, मतलब स्मॉल डेल्टा है ये एक्चुअली, ठीक है। डी एल डी टी ये आप करोगे, ठीक है। इसमें लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, तो कैलकुलस का जो बेसिक करोगे जब, तब वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट का कंसेप्ट बता दें, क्योंकि कुछ है नहीं, बस सिंपल बात है। कौन सा कलर, हरे भरे से ही दिखा देते हैं क्या। ये देखो यहाँ पर यूनिट क्या लगेगा, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही है, सेम है, ठीक है। ये एस आई में हो गया, ठीक। अब सी जी एस में करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। और डायमेंशन अगर हम बात करें, ठीक है, एक बार हम दिखा देते हैं बस, टी एल माइनस, ये एल टू द पावर -1 और थर्ड ब्रैकेट में, ठीक। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट हो गया, हाँ। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये थोड़ा आइडिया आपको रहना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या मतलब है इसका, पहले तो आप समझो कि वेलोसिटी में क्या होता है। बार बार हम बोल रहे हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये,
और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज रहते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है बेटा डायरेक्शन। तो अगर हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो मतलब उसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं वो सारे यूनिफॉर्म होंगे। मतलब पूरा जो वेक्टर क्वांटिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये तो समझ में आता है आपको, कांस्टेंट, सेम रह रहा है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अगर एक सर्कुलर मोशन हम देख रहे हैं, किस तरह का मोशन देख रहे हैं बेटा, सर्कुलर मोशन हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसका सेंटर तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या, कैसा मोशन है, सर्कल में घूम रहा है एक पेबल, पत्थर, पत्थर का टुकड़ा, गाड़ी पास कर रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो पत्थर का टुकड़ा है, बहुत गाड़ियाँ पास हो रहे हैं यार, डिस्टरबेंस, ठीक है। अब देखो ये पेबल है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ये पी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये घूम रहा है ऐसे, कैसे घूम रहा है, ऐसे, इसका एंगुलर मोमेंटम हम ओमेगा ऐसे ले लेते हैं, छोड़ो ये ओमेगा हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर इस, अगर हम इस, ये स्ट्रिंग अगर है एक, ठीक है, इसको हम कट कर दें, इसको हम अगर हम कट कर दें, तो जिस दिशा में ये पत्थर दौड़ के जाएगा वही उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद जब वो यहां आया तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ है, जब वो यहां आया उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक बात। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वेलोसिटी तो v है, मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब कुछ फर्क नहीं है वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी अलग अलग है। ये वेलोसिटी यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अलग वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अलग वेलोसिटी है, सिर्फ इस वजह से कि डायरेक्शन अलग है, ठीक है। वो अलग, एकदम ही अलग अलग किस्म का वेलोसिटी है वो, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। इस वजह से एक सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहता है। ये सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों, डायरेक्शन बदल रहा है, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है फिर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ही यह है जहां मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी नहीं चेंज होता है। इसे डेफिनेशन ही बना दिया है कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना, सर्कुलर मोशन है मतलब डायरेक्शन चेंज है। तो सर्कुलर मोशन है अगर किसी भी तरह का, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे ना हो, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो कब डायरेक्शन, ऐसा क्या एग्जाम्पल होगा, सिंपल एग्जाम्पल है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, उस पे एक आप गाड़ी ले लो या फिर साइकिल ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। गाड़ी में कंट्रोल ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है। तो ये गाड़ी है, तो ये अपना
एक 10 मीटर पर सेकंड हम ले लेते हैं और एक ही दिशा में, यही यही डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकंड में ही आगे जा रहा है, तो डायरेक्शन भी हो गया फिक्स्ड, डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो गया और हटो यार, डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो गया और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड हो गया। तो अभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया। समझ गया? समझ गया आप? ठीक है। तो अगर कहीं बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड, क्या आप यस बोल सकते हैं कन्फर्मली 100%? बताइए, थोड़ा सोचिए, बताइए। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहीं हम बोल रहे हैं कि है, यस है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में आप यस बोल सकते हैं 100%? जी आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मतलब यहाँ अगर यूनिफॉर्म है तो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा ही होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर कहीं बोला गया है कि नॉन यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम 100% तो नहीं बोल सकते, येस और नो दोनों ही नहीं बोल सकते। हो सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, जैसे कि यहाँ, जैसे कि सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड तो है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नहीं भी तो हो सकता था, नहीं भी तो हो सकता था, हमें कैसे पता? तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, दोनों ही हम कन्फर्मली नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म स्पीड तो होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ आगे एक बात लिखना है, यहाँ पर अगर अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो कैसा भी पाथ का शेप हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उससे बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, एक पहला बात। दूसरा बात यह है कि, ठीक है, दूसरा बात यह है कि अगर एवरेज वेलोसिटी किसी का जीरो आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी किसी का जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एवरेज स्पीड भी जीरो हो, ये आपको समझ आ गया। लेकिन सेकंड बात है कि एवरेज स्पीड अगर किसी का जीरो आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो पीछे आ गया होगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उसका एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो ये आप लिख लो, ठीक है, कि एवरेज स्पीड इज जीरो, दैट इज नहीं, इफ, देन, ऐसे लिखो, देन एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। लेकिन उल्टा नहीं होगा, वाइस वर्सा नॉट ट्रू।
ठीक है, एक बात हो गया। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये भी आपका एक आइडिया हो जाना चाहिए कि डायरेक्शन के नेचर के वजह से साइंस आ सकते हैं। और अच्छे से समझाया अगर, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड ज़ीरो हो सकता है ऑब्वियसली, और पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और स्पीड पॉजिटिव होके भी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी करें या फिर एक्सेलरेशन एकदम कंप्लीट करके करें? नहीं, एक्सेलरेशन बाद में शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा रुकिए, क्वेश्चंस को यहाँ पर लाना भूल गया मैं, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, एक दूसरी जगह में मुझे ये क्वेश्चंस मिले, तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ठीक है, जो आपको एवरेज स्पीड और ये सब के बारे में थोड़ा आइडिया देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, बाकी दो क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं, तो थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को, एक सेकंड, क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए ना, पहले क्वेश्चंस को लिखिए आप। ठीक है, फिर क्वेश्चंस को लिख के खुद ट्राई कीजिए, पॉज करके, आप स्क्रीन की तरफ मत देखिए, या तो किया हुआ है, दूसरे क्वेश्चंस किए नहीं होंगे। ठीक है, तो खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर आप मतलब जो जो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, जितने आप क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे हैं उतना अच्छा है। ठीक है, पहले पहले तो खुद कुछ दिक्कत होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप सॉल्यूशंस देख लीजिए। फिर आपको सॉल्यूशंस अगर नहीं समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं कि ये सॉल्यूशन मुझे नहीं समझ आया, तो मैं दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस आपको वहीं कमेंट्स में बता देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी के लिए आप क्वेश्चंस पहले लिखिए। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फिर खुद ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो मैं, आप पॉज कर लीजिएगा, मैं अभी शुरू करता हूँ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन और कैसे करना है। ठीक है, देखिए, A train travels from one station to another at a speed of 40 km per hour and returns to the first station at the speed of 60 km per hour. ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी पूछा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। ठीक, आप आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, देखो, तो पहली बात तो यह है कि एक ट्रेन है ए जो दूसरे स्टेशन पे जा रहा है और फिर रिटर्न भी कर रहा है, तो स्पीड पहले जो लेके जा रहा था, ठीक है, वो 40 किलोमीटर पर आवर था, और जो जब आ रहा था तो ज़्यादा स्पीड से आ रहा था वो, तो 60 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो दो स्टेशन की बात हो रहे हैं वो तो फिक्स्ड, ट्रेन जा रहा है और वही ट्रेन फिर से आ रहा है, यही बात है। देखिए, फिर वो डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया। देखो, मानने पे कोई दिक्कत नहीं है, अब मानो, लेकिन बाद में जाके वो मानी हुई जो चीज़ है, या तो वो आपके पास आ जाए या फिर वो इक्वेशन में कट जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लिया, फिर वो अलग वेरिएबल हो गया, वो बाद में जाके आपका वैल्यू आ जाना चाहिए या फिर वो कट जाना चाहिए। ठीक है, तो सुनिए,
देखिएगा मेरा भी x कट गया है, x है ही नहीं, x की जगह कुछ गिवन टर्म्स में हमने उसको ला लिया, ठीक है। देखो x बाई T1 क्या है, जाने का टाइम, T2 क्या है, आने का टाइम। x बाई T1 क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड। तो x बाई T1 इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, हाँ, किलोमीटर पर आवर। अब x बाई T2 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, x को काट दिया, क्योंकि x हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, कैसे काटा x को, रेशियो ले लिया। फिर हमने T1 और T2 में एक रिलेशन हमने एकदम निकाल लिया कि T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 3/2। समझ में आ गया। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 3/2, ये यहां पर आ गया एक। और क्योंकि डिस्टेंस ज़रूरत है, कैसे और क्यों, हम जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस ज़रूरत है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस ज़रूरत है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है ना, एवरेज, समझ रहे हो ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पर आ गया क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2x, एक बार जाने में x, एक बार आने में x, ठीक है, समझ में आ गया ना। एक बार जाने में x डिस्टेंस, एक बार आने में x डिस्टेंस, तो 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 T2 और ये भी T2 के फॉर्म में, तो T1 T2 के फॉर्म में है, x भी T2 के फॉर्म में है। तो हमने x भी T2 के फॉर्म में लिख लिया, 60 T2, और T1 को T2 के फॉर्म में लिख लिया, 3/2 इंटू T2 सारे ऊपर नीचे कट गए, ठीक है। और फिर सॉल्व करके हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये है हमारे पास क्या, बोलो क्या है, ये हमारे पास है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा बेटा, अरे जहां जा रहा है वहीं पर आ रहा है, तो ठीक, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेस, सॉरी, एवरेज क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को देखो फिर क्या बोल रहा है, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर ट्राई करो। देखिए पहले तो आप सिनेरियो समझो, ठीक है। ये एक, यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहिए कि सर्कल कैसा है, ठीक है। ये सर्कल क्या है ना, सर्कुलर पाथ जो है ना, ये हॉराइजेंटल है, ठीक है। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं है ये, ठीक है। ये जिनको पता है उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा अगर आप सही नहीं सोचोगे, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कैसे सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, पहली बात। मतलब ऐसा कुछ सर्कल, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए तो हम वैसे नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिखाने के लिए तो हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो बात बोला ऐसा है कि 7 सेंटीमीटर इसका क्या है बेटा, रेडियस है, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अच्छा लगेगा देखने में इसलिए। क्या बात है,
ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, बोलो ठीक है। हाँ, अब देखो, पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल कैसा है? ये एक पार्टिकल, तो इसको देखो कितना लिखा है, हाफ ऑफ द सर्कल। तो यहाँ है, वो है। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर लेके यहाँ पर गया, ठीक है। ये ऐसा है 0.1, ये है 0.2, हाफ ऑफ द सर्कल। टाइम कितना लगा उसको? टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड टाइम लगा। लेकिन कंप्लीट राउंड जब उसने लिया, ऐसे करके ऐसे, तब उसको फिर से 0.3, जो 0.1 ही है, ठीक है, घूम के यहीं आ गया, तब उसको लगा 10 सेकेंड। को दिक्कत, मतलब कहीं बीच में उसने अपना स्पीड बढ़ाया होगा, बिल्कुल बढ़ाया होगा, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज होता ही रह रहा है, मतलब हो ही रहा है, तो स्पीड ही बढ़ाया होगा, मैग्नीट्यूड स्पीड बढ़ाया होगा, ठीक है। वो हमारा देखने का विषय है ही नहीं। तो सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, मतलब कंप्लीट राउंड का जो डिस्टेंस है, बहुत एकदम सिंपली लिखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है वो कितना है? 2 पाई आर, मतलब 14 पाई सेंटीमीटर, है ना। पाई का वैल्यू तो पता है, लेकिन पुट नहीं करेंगे। 14 पाई सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलोगे भैया जीरो होगा ना, अरे जीरो बिल्कुल सही। और हाफ राउंड के लिए डिस्टेंस क्या होगा? बोलोगे पाई आर, तो 7 पाई सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलोगे डायमीटर का इक्वल होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ 1 और 2 के बीच में क्या है? रेडियस, रेडियस मतलब डायमीटर, 2 आर, मतलब 14 सेंटीमीटर। समझे? ठीक है। अब पूछा है कि एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो, ये दो केसेस के लिए, ठीक। बता दीजिए फिर, पता तो आपको सब है, बता दीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हम एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे? जो हाफ ऑफ द सर्कल इन 4 सेकेंड है, उसके लिए एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे? हाफ मतलब स्पीड, मतलब डिस्टेंस पकड़ेंगे, और टाइम तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। टाइम तो हमें दिया ही हुआ है, टाइम तो है 4 सेकेंड, और यहाँ पर टाइम तो है 10 सेकेंड। आ तो रहा है ना भाई वहाँ? अच्छा ठीक है, दिक्कत नहीं। चलिए, मैं देख रहा था कि इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस 7 पाई डिवाइड बाई 4, जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता, जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो पाई का वैल्यू आप ऐसे पुट करो, 22/7, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। 22/7 पुट करो, ठीक है। तो 7/4 इंटू 22/7, 7 कट गया, पॉइंट में ही आएगा, फिर भी पॉइंट में आएगा, क्या होगा, पॉइंट में आएगा। बोलो रे, पॉइंट में आएगा ना, तो बोलो, पॉइंट में आएगा। तो ये हो गया 11/2, इसका मतलब 5.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी बताओ,
एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा। 14 डिवाइड बाय 4 है ना। अब ये क्या हो जाएगा 7/2। 7/2 मतलब कितना हो जाएगा 5 10 6 3.5। ठीक है। ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका डबल है ना। अरे डबल ही तो करना है यहाँ पर स्पीड में, डबल करो करो। नहीं डबल नहीं, एक सेकंड, टाइम भी तो चेंज कर दिया ना इन लोगों ने। हाँ डबल मत करो भाई। ठीक है, यहाँ डबल हो रहा है सही बात है, लेकिन टाइम भी चेंज कर दिया है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है 14 पाई बाई 10 मतलब यहाँ 7, अरे एक सेकेंड, 14 22/10 7, ठीक, टू 4.4। ठीक है 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताओ 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 बताओ। ज़ीरो, ज़ीरो बोलने में माहिर हो तुम लोग, देखो ज़ीरो। ठीक है आगे का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आ गया इक्वेशन थोड़ा सा। ठीक है प्रेशर नहीं लेना है, इक्वेशन आ गया कोई बात नहीं, डील करो। ठीक है देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, थोड़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, एवरेज वेलोसिटी देखो थोड़ा। ठीक है और हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब बेसिक मैथ का वो कैलकुलस वाला पार्ट अगर नहीं क्लियर है तो नहीं होगा। ठीक है तो वो पहले क्लियर करके आए होगे आप लोग, जैसा कि हमने कहा था। ठीक करो फिर ये, तो हम शुरू करें। देखिए सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखो। x इज इक्वल्स टू दिया गया है, मतलब हमारे यहाँ जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है। ठीक है वो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, वो भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ही रिलेशन है। बड़ा आवाज़ हो रहा है यार। चलो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ 8t - 3t² ऐसा ही रिलेशन दिया गया है। ठीक कोई बात नहीं। अब देखो इंटरवल दिया है 0 to 1। देखो पहले आप देख लो कि कहीं ये पीछे तो नहीं आ गया, सामने तो नहीं चला गया, तो ये पहले देखो। शुरू इसका 0 से है, तो मतलब जो इनिशियल होगा, इनिशियल जो होगा वो 0 से हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हो भी नहीं, मतलब हो भी सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी तो हो रहा है। ठीक है और सेकेंड वाला जो टाइम है ये नॉट ही दे देते हैं, एक्स नॉट कर देते हैं। 8 - 3 मतलब 5 है ना। क्या है, कैसे कैसे है? मीटर में, मीटर मतलब आगे ही जा रहा है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि आगे जा रहा है, ये कहीं पीछे नहीं आया है। अगर आपको इस ग्राफ का नेचर पता होता तो फिर आप आराम से कर लेते। ठीक है दिखाया गया आपको, ग्राफ का नेचर दिखाएं। देखो थोड़ा सा हमको टाइम देना, ठीक है हम वीडियो पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, आपको डायरेक्ट नेचर दिखाते हैं ग्राफ का। ग्राफ का नेचर आपको पता होगा, आप देख के समझ जाओगे कि नहीं ये तो कभी पीछे आया ही नहीं होगा या फिर सामने गया ही नहीं होगा। ठीक है देखो, देखो ऐसे तो पैराबोला होगा, पर देख लेते हैं। नेचर देखना है सिर्फ, है ना।
हाँ जी, देखिए देखिए कैसे दिखाएं आप लोगों को। अ, ये यहाँ से देखो, देखो दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, दिख रहा होगा। थोड़ा जूम जूम कर सकते हैं क्या? हाँ, ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये नेचर है। y इज इक्वल्स टू 8x - 3x²। 8x - 3x², ये नेचर है ग्राफ का। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड पैराबोला है। इन्वर्टेड पैराबोला, और कहाँ पर जाके ये ड्रॉप कर रहा है वैल्यू? 1 के नज़दीक। ठीक है, 1 के नज़दीक, जहाँ पर 5 आ रहा था ना वैल्यू हमारा। ठीक है, वहीं, तो 1 के नज़दीक फिर ये ड्रॉप करता है वैल्यू। कम डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले एक्सेलरेटेड था, फिर डिसलरेटेड हुआ, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? ठीक है, ग्राफ के नेचर भी बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ का नेचर में अभी नहीं आए हैं। ठीक है, कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, वो अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन थोड़ा समझ जाएंगे, फिर उसके बाद नेचर ऑफ ग्राफ्स में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जहां पर हमारा y डिस्प्लेसमेंट है, x टाइम है, स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी दिखाता है। तो ये स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब यहाँ धीरे धीरे पीछे की तरफ, धीरे धीरे नहीं, पीछे की तरफ डायरेक्ट, यहाँ तक सामने की तरफ वेलोसिटी था और यहाँ पर पीछे की तरफ वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट में घटता चला जा रहा है, कोई दिक्कत? तो ये पैराबोला टाइप का ग्राफ है और यहीं तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यहाँ पर हमने पुट किया 0 to 1, और 1 के 1.33 दिखा रहे हैं यहाँ पर। 1.33 के बाद से ये तो ड्रॉप करता चला जाएगा। अब थोड़ा इसको किसका है, किसका है इसको यार, देखो 1.33 के बाद से ये ड्रॉप ही कर रहा है। देखो ड्रॉप कर रहा है ना, 1.33 था, 1.30 हो गया, 1.299। अब ये सिर्फ वैल्यू ड्रॉप करता जा रहा है, 4.8 में आ गया देखो। ठीक है, 2 पे तो ये 3.99 मतलब 4 में आ गया। पहले 5 में था 1, 1 पे, 1 पे जब था 1, एकदम 1 पे कैसे है, एकदम 1 पे कैसे आना है? देखो 1 तक, 1.33 तक तो वैल्यू बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसा है। ठीक है, चलिए ये आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, देखो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। क्या देखना है? एवरेज वेलोसिटी देखना है। तो एवरेज वेलोसिटी सिर्फ वही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5। ठीक है, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर कैसे निकालना है? हमें करना है डी वी डी टी। सॉरी यार, क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा ना, सॉरी सॉरी, डी वी डी टी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, डी एक्स डी टी। ठीक है, डी एक्स डी टी, जब टाइम है 1 सेकेंड, है ना। तो x का वैल्यू क्या हुआ? 8t - 3t²। डी एक्स डी टी का 8 - 6t। t का वैल्यू कितना था? 1। तो यहाँ पर वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पहुंचा
तब उस इंस्टेंट में इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। लेकिन पूरा पाथ का अगर देखें 0 से लेके एकदम 1 तक, तब उसका 5 मीटर पर सेकंड एवरेज था, ठीक है। तीनों के तीनों सवाल आप समझ गए होंगे, खुद किए थे तो बहुत बढ़िया, सही आंसर आया था तो और बढ़िया। क्या बोले समझे, खुद किए थे तो बहुत बढ़िया, सही आंसर आया नहीं आया उससे फ़र्क नहीं है, बहुत बढ़िया ऐसे ही। सही आंसर आया तो और बढ़िया, ठीक है। खुद नहीं किए थे तो ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम से कर लेना, ठीक है। ट्राई करना ज़रूरी है, ठीक है। सही होना नहीं ज़रूरी है, अभी एग्ज़ाम में सही होना ज़रूरी है, अभी सिर्फ ट्राई मायने रखता है, सीखने का इच्छा मायने रखता है बस। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हम ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, जैसे आज देखा वैसे और थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। चलिए रिवाइज करते रहना, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगा।